हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग एनसीईआरटी का जो सेशन लेके चल रहे हैं 6 to 12 तक, जिसमें हमने हिस्ट्री का आपका 6 क्लास 7 क्लास 8 का हिस्ट्री करा दिया है ना। अभी हम करा रहे हैं आपका ज्योग्राफी। क्या करा रहे हैं? ज्योग्राफी चल रहा है क्लास 6 का, जिसमें ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का ज्योग्राफी। ठीक है, चैनल पर अगर कभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का A to Z सारी बुक 6 से लेकर 12 तक का सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा विद आंसर के। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे इसके बाद। तो जुड़ जाएगी रैंकर मेकर, और किसी को भी अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी प्रिपरेशन यूपीएससी की करनी है अगले साल 2024 से 25-26 किसी में भी करना है, एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी रीड करना, तो आप एक बार रैंकर मेकर के साथ जुड़कर आप एनसीईआरटी इजीली अच्छी लैंग्वेज में समझ के इसको कवर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा देश भारत। तो हम भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा नहीं, जितना भी है इसमें वो जानेंगे। तो बट टॉपिक है हमारा देश भारत, प्यारा देश भारत। ठीक है, तो भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है, हम लोगों को मालूम है ना। क्योंकि अगर हम भारत के नक्शे की बात करेंगे तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप सही कर लेंगे। चलिए यहां से फिर से सही कर लीजिए। ठीक है, तो हम रफली देख रहे हैं अभी यहाँ से लेके जो उत्तर से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, मतलब लद्दाख से कन्याकुमारी तक का पॉइंट जो क्या है, डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से ये वाला कि आपका पूरब से लेके पश्चिम तक की क्या डिस्टेंस है। तो देखिए ज्योग्राफी है, सारी चीजें विथ मैप के ही पढ़ना रहता है, बिना मैप के इसमें कुछ नहीं आता है। तो आपको एक एक चीज को देख के चलनी है ना। विद डिस्टेंस देखेंगे क्या है और क्या पॉइंट है, इसकी सारी चीजों को कवर करेंगे। रिवर्स में भी देखेंगे कौन कौन सी रिवर्स है यहाँ पे। तो मोस्टली क्या है कि देखिए ज्योग्राफी में सारी चीजें आपको एक बार देखनी रहती है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। तो कह रहा है कि इसमें लिखा है कि भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है ना, तो हिमालय वहां पे, और पश्चिमी अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो चारों तरफ की डायरेक्शंस बता देंगे कि हम छोटा सा मैप, अगर इंडिया का भी जस्ट हमने आपको जो बताया था, इसे छोटे फॉर्म में बना के देखेंगे तो आप देखेंगे सही से नहीं बन रहा। चलिए तो सिंपल से ऊपर हमें क्या देखना है, अगर इसमें 4 पार्ट में ऐसे बांट दिया तो हमारा ऊपर हो गया हिमालय, ओके, उत्तर में। फिर क्या बोला कि इसने अरब सागर में पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हिंद महासागर कहाँ पे, दक्षिण में। तो एक केवल महासागर जिसका किसी देश के नाम पर नाम पड़ा है, वो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। बकाया सारी चीजें हम लोग देखते हैं। विस्तार की बात करें कि भारत का जो हिंद महासागर, ये भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में ये लद्दाख में से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, अभी जस्ट जो आपको बता रहे थे, इसका विस्तार है। विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर। ये ऊपर से नीचे तक जो लाइन आई वो आपकी 3200 किलोमीटर की है। और पूर्व में ये अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम तक, ये पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर। अगर हम ऐसे में देखेंगे तो ये 2900 किलोमीटर है आपका। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो 3200 किलोमीटर। तो कौन सा बड़ा है पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, या प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन यूपीएससी का आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसमें से कौन सा उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम कौन सी डिस्टेंस से ज्यादा है, तो आपकी उत्तर दक्षिण ज्यादा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, है ना। क्या क्या है, ऊंचे ऊंचे इसमें पर्वत है, मैदान है, आसमानी जो आसमान पठारी सतह है, तटीय भाग है, एवं द्वीप समूह स्थलों की भी विभिन्नता को दर्शाते हैं। सामने आप फिर से देखें, ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, मतलब ऊंचे नीचे सतह को आसमान पठारी सतह कहेंगे, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में
भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 136-37 करोड़, लगभग 140 करोड़ हम बोल सकते हैं ओवरऑल इसको, तो इस टाइम पहुंच गई है। तो वैसे 125 करोड़ तक ही बोला जाता था। तो 2011 की जनगणना के अगर हिसाब से करें, क्योंकि नई जनगणना कुछ आई नहीं, लेकिन जो NSO के थ्रू जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से देखेंगे 136-140 करोड़ के बीच में। तो उस टाइम पे 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, अगर प्रेजेंट के डेटा तो नहीं आए, देखो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम भारत को अभी दूसरे नंबर पे मानेंगे, पहले पे चीन को मानेंगे जो जनसंख्या में, बट कहीं ना कहीं भारत आगे निकल गया चीन से। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होते हैं उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो आधे, अगर हम कर्क रेखा के नीचे के पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 पार्टों में बांटती है, तो नीचे का जो प्रायद्वीपीय भाग वो कहीं ना कहीं 3 तरफ से, देखो अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। स्थिति की बात कर लेते हैं हम। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री आपकी जो उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये आपको बताया था। अब जैसे हम ये भारत का फिर से एक बार मैप देखो, बार बार आएगा ही, यहीं से ऊपर का छोड़ देना, आप कैसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है, वो सही से नहीं बन पा रहा, थोड़ा पेन आर्ट डिस्टर्ब है। तो यहाँ से ये कर्क रेखा आपकी निकलती है, वो यही आपकी 23.5 नॉर्थ रेखा। अगर हम अब इसकी पोजीशंस की बात करेंगे, डायरेक्शंस कहाँ पे कौन सी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी अच्छा पीछे इसमें मैप भी यदि आ गया तो मैप से दिखा देंगे। तो ये उत्तर में अगर हम बात करेंगे, सीधे लाइन खींच के बता रहे हैं आपको, जैसे कि ये लाइन खींची मैंने, तो उत्तर में यहाँ पे 8 डिग्री 4 पॉइंट, ये उत्तर की लाइन हो गई, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या लिखा था, दक्षिण से उत्तर की ओर और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। तो कहां से था, ये दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो पहले मैप दिखा देते हैं आपको, कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि नीचे बना, ये देखो बना पूरा मैप दिख रहा है ना जी। तो इसी मैप को डिफाइन कर रहे हैं वो, बार बार से चीजों को बताया जा रहा है। अब देखो एक साथ तो नहीं देख सकती, बट आपको यहाँ देखना है कि जो सारी लाइन से यहाँ से ही निकलेंगे, ये डायरेक्शन आपकी उत्तर हो गई, ये पश्चिम, पूरब हो गई, ये पश्चिम है, ये आपकी दक्षिण है। तो ये प्रायद्वीपीय मैदान ये होगा, देखो ठीक है। जो यहाँ से कर्क रेखा वो यहाँ से निकलती है, वो 8 राज्यों से होकर निकलती है, जो भारत के कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात हो जाएगा, है ना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल, फिर हमारा यहाँ से त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो 8 राज्यों से निकलती है। चलिए ऊपर देखते हैं जो पॉइंट लिखे थे। तो स्थिति बताई जा रही थी यहाँ पे 23 हाफ से। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं इसको ध्यान से देखना है हमें कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि है वो ये है आपकी, मतलब अगर हम दक्षिण से नीचे से देखेंगे तो ये 8.4 अंश है और ऊपर हुए 36 डिग्री 6 अंश। देखो सिंपल सा एक चीज देखना है कि अभी हम चलिए बता देते हैं आपको क्या, फिर क्या लिखा आगे कि बीच पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से देख लीजिए 68 डिग्री 7 अंश और यहाँ पे 97 डिग्री 25 अंश। तो ये लिखा है ना सामने, देख लेना। अब ऐसे देख लेना, ऑड इवन वाला देख लेना, दक्षिण से पूरब की ओर 8.8 डिग्री 4 अंश था, 37 डिग्री 6 अंश, 4 2 6 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से हम देख लेंगे कहाँ से लिखा था, पश्चिम से पूरब की ओर 68 डिग्री 7 अंश था और यहाँ पे 97 डिग्री 4 अंश, 5 अंश हो गया। तो यहाँ पे 5 हो गया ना, 25 वही है, 5 ही बोल देना आपको, 25, ठीक है। तो इस टाइप से ये लर्न हो जाते हैं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में देखें, विश्व के हिसाब से पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो भारत की स्थिति गोलार्ध में होगी। कौन से गोलार्ध में होगी, तो बहुत बड़े देशांतरी विस्तार पर लगभग 29 डिग्री
के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित है स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है तथा इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अभी देखो क्या बता रहे कि भारत का जो विस्तार है बहुत लंबा है ना। देखो यहाँ से देख लेंगे ना, 68 से लेके 68 डिग्री से 7 अंश से लेके 97 तक है, तो लगभग कहीं से 29-30 डिग्री तक ये विस्तार है। तो ये कहीं ना कहीं 15 डिग्री में क्या होता है आपका 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारत का जो पूर्वी एवं पश्चिमी, इससे अगर दोनों साइड का देख लेंगे, मैप में दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है। पहले इसको देख लो। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? अभी बताना है आपको, बहुत सारे हैं, चीन में भी है। तो यहाँ पे लिखा था कि 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का होगा। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 4 गुणित 15 कर दिए 60, मतलब 1 घंटा। तो पश्चिम में पूर्व की ओर, देखो यहाँ सीधी चीजें लिखी हैं, कोई जरूरत नहीं। पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। कब होता है? लगभग 2 घंटे पहले होता है। कब? कहाँ पे उदय की बात कर रहे हैं? कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय हो जाता है 2 घंटे बाद। फिर आपके गुजरात में 2 घंटे। फोन करना किसी को सुबह 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में आप होंगे, फोन करना, फिर वहां से गुजरात वाले को कहेंगे अभी हमारे यहाँ सूर्य भगवान नहीं निकले है ना। अगर ये बीच में होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, तो हमें 1 घंटे में यहाँ पे सनलाइट आ जाएगी। तो उदय मतलब वो सनलाइट तो आ ही जाती, लेकिन सूर्योदय का जो वो मौसम के हिसाब से बताना, तो ये 2 घंटे का होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 28 डिग्री, सॉरी उल्टा हो गया, हाँ, 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। तो भारत का मानक समय क्या होगा? 82 डिग्री 30 अंश, ठीक है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भारत का यामोत्तर मानक कहते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश को भी देखते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमा है जो भारत से लगती है, और 2 आपके वाटर बॉडीज हैं, वो भी बताएंगे। देख लेते हैं कौन कौन सा डिस्टेंस है, वो अभी आपको आगे क्लास में मिलेगी। कौन सा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, हम आपको बता देंगे बस, है ना। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैप में सब कुछ मिलेगा, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि पड़ोसी देशों की बात। तो पड़ोसी आपको दिख रहे होंगे, एक तो अफगानिस्तान होगा जो सबसे छोटी जो बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो अफगानिस्तान के साथ करता है 118 किलोमीटर बस। अफगानिस्तान होगा एक, पाकिस्तान 2 हो गए, फिर यहाँ से चीन आ जाएगा, नेपाल, भूटान, कितने हो गए? 5 हो गए, और इसके बाद बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7 हो गए। ये आपके लैंड जो लैंड शेयर करते हैं वो है जमीनी स्थल रुद्ध जो बॉडी बना रहा है। तो सबसे बड़ी छोटी अफगानिस्तान की हो गई 112 किलोमीटर, और सबसे बड़ी 118 समथिंग, और सबसे बड़ी जो आपकी तट रेखा है, जो तट रेखा नहीं बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो अब बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। 2 चीज देख लीजिए बस, बकाया किसी की कुछ नहीं पूछी जाती। वाटर बॉडीज कौन कौन से? तो भाई देख लेते हैं वाटर बॉडीज क्या आपका दिख रहा है ना यहाँ सामने, श्रीलंका के साथ ये बॉडी टच कर रहा है, और मालदीव के साथ, ये आपका मालदीव है और ये श्रीलंका। तो पाक जल संधि है ना, भारत श्रीलंका को जोड़ती है या अलग करती है, वो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इसको कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है, सारे स्टेट्स के नाम आ गए। देखो ये पूरा अपडेटेड मैप है, नया वाला, हाँ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से सारी चीजें दिखाई गई। तो 28 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, और 8 यूनियन यूटीएस हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सबको देख लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये आपका यूटीएस हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, चंडीगढ़ है, पंजाब। चलिए पहले 8 आपके वो देख लेते हैं ना, यूटीएस। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 2 ये हो गए। फिर इसी साइड से आते इधर पश्चिम में, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव, एक ही हो गया। ये 26 जनवरी 2020 को इसको एक कर दिया गया था, 2 के बाद ये 3 ही हो गया। फिर नीचे जाएंगे, लक्षद्वीप हो जाएगा 4, अब इसी साइड से देख लीजिए। फिर अंडमान निकोबार 5 हो गया, ओके। इसके बाद दिल्ली 6, दिल्ली 6 हो गया, और चंडीगढ़ 7 हो जाएगा। अब एक बताइए आप लोग कौन सा बचा है, बताइए।
कौन सा बचा है? नीचे ये है भी साउथ में, आप लोग देख के अब ये आंसर में बताना आप लोगों को, ठीक है? साउथ में है, आप बता सकते हैं। तो चलिए आगे रीड करते हैं अपना। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, अभी बता दिया। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक मैप जो विभाजन देखिए, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो अभी हम लोगों ने देखा, हाँ एक छोड़ दिया था ना, वो आप लोगों को बताना है। एक तो बता ही लोगे यार, और क्या। ठीक है चलिए, ये रिवर्स है, देखो ऊपर से रिवर्स से आ रही है आपकी कौन कौन सी है। तो ये देखो सिंधु की सहायक नदियां हैं जो 5 वो निकल रही हैं। झेलम में पहले, फिर चिनाव में, फिर रावी, फिर सतलज, ये आके सब सिंधु में मिल जाती है। सिंधु जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ था, उसमें यही कि जो इसकी जो नीचे की 3 रिवर्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सतलज है, रावी है ना? सतलज, रावी, और बस यही 2 समझ लीजिए आप। तो इनका जो है ना 80% पानी हमारे इंडिया में आता है, 20% पाकिस्तान को मिलेगा। वहां पे झेलम, चिनाव और सिंधु के साथ वो चली जाएंगी, तो वो पाकिस्तान में उसका 80% जाता है, वो 20% हमारे, थोड़ा सा जल वो बंटवारे के हिसाब से होगा गया। नीचे फिर देखते हैं भारतीय जो मरुस्थल है, अरावली श्रेणी देख रहे हैं, ये आपका कहाँ से, राजस्थान में पूरा दिल्ली तक फैला हुआ है ना? और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी गुजरात में ये दिख रही है 24 डिग्री पे। ये 24 डिग्री का विवाद बना रहता है पाकिस्तान का और इंडिया का। नीचे खंबात की खाड़ी है आपके। थोड़ा सा फिर ऊपर चलते हैं, ये हिमालय रेंज है ये वाली। ये हिमालय रेंज है, और फिर हिमालय रेंज को एक शिवालिक 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, एक ये ऊपर वाली हो गई महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो फिर वहां से ये आपके देखो गंगा यमुना रिवर्स निकल रही है, ये आके यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में। चंबल रिवर ये यमुना की सहायक रिवर्स हो गई। बिंद श्रेणी यहाँ बीच में, सतपुड़ा श्रेणी है, फिर उसके नीचे आपकी ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी, ये सारी चीजें नदियां, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे। अभी सबको डिफाइन कराएंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू एक आपको देख के चलना है ना, दिमाग पे रहे चीजें। महानदी दिख रही है आपको, कावेरी, फिर दक्कन का पठार, ये तटीय एरिया आपका, पश्चिमी तटीय एरिया ये वाला, और ये पूर्वी एरिया हो जाएगा। घाटी, कावेरी, कावेरी नदी, नीलगिरी, अन्नामलाई, लक्षद्वीप बता दिया है ना, अंडमान, सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। में बांटा गया पश्चिम संघ एक है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो देख लेते हैं। तो भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय के मैंने बताया 3 पार्टों में, तो सबसे ऊपर वाला क्या है? बृहत हिमालय या हिमाद्री कह लेंगे। और फिर इसके बाद दूसरे वाला क्या है? मध्य हिमालय, जिसको हमने मध्य हिमालय बोला था, बताया था आपको। और ये या हिमाचल भी बोल देते हैं बीच वाले को। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ये हिमाद्री, ये बीच वाले को बोले, नीचे वाले को हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री सबसे नीचे वाला हो गया, या हम उसको शिवालिक भी कहते हैं। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। शिवालिक दक्षिण का मतलब इसे, ये सबसे नीचे का ये वाला बोलना ना। इसके उत्तर में क्या आपका मध्य हिमालय या हिमाचल बोल देंगे। सबसे ऊपर क्या हिमाद्री हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, तीनों हिमालय के पार्ट बता दिए गए। ऊपर से देखेंगे तो बृहत हिमालय या हिमाद्री बोल दो, फिर मध्य हिमालय या हिमाचल उसको बोल देंगे शिवालिक। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी का फेवरेट है। शिवालिक क्या है? अभी नवीनतम पर्वत, जो उसकी जो तलहटी एरिया है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे भी आपको। तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो समझ गए, हिमालय के दक्षिण में मतलब शिवालिक के नीचे साइड में। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि भाई जब खाने पीने की वहां पे व्यवस्था है और उत्पादकता अधिक है, तो वहीं पर रहेंगे।
तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में ये पर्वतीय पठार स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में ये प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार, अभी बताएंगे आपका। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला या घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ओके, अभी बताया था मैं मैप में कहाँ अरावली है। बिंद एवं सतपुड़ा एक महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। तो नर्मदा ताप्ती पश्चिम, अभी और भी बताएंगे, वो हम सारी चीजें आपको ट्रिक से बता देंगे। नमस्ते लिखना, नमस्ते जैसे लिखते हैं ना, तो आप बता दीजिए इसमें जो जो नदी आ रही है पश्चिम की ओर बहेंगे। नर्मदा, हाँ, ताप्ती हो गया, माई हो गए और साबरमती। ठीक है, अब वो आएगा जब बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ओवरव्यू रीडिंग करना है आपको। तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में, सिंपल जो पश्चिम की तरफ बहेंगे तो अरब सागर में गिरेंगे, इधर जाएंगे, है ना। तो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा फटा है। पश्चिमी तो देखो एरिया सीधा सा ऐसा ऐसा बना था, लेकिन जो पूर्वी है ना वो ऐसे 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 पता नहीं कटा फटा है। ठीक है, तो कटा फटा है, तो चलिए देखते हैं। असमान है, मैं बोल सकते। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला है, लोहे आयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान काफी सक्रिय है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, तो पूर्व वाले चौड़े हैं, पश्चिमी सक्रिय हैं। सक्रिय हैं इस वजह से तो वहाँ जो नाव वाव है अच्छे से पार्किंग हो जाती है। वहाँ के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां की बात करें तो महानदी हो गया, गोदावरी, ये कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए पूर्व की ओर बहती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो गंगा और जहां ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है वहां पे सुंदरबन डेल्टा बना है। चलिए, अब ये साइड से कुछ चीजें रह गई थी, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियां, ये सारे पॉइंट थे। यहाँ से देखना, जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाई जा रही है ना, फिर इसको नदी बेसिन, मतलब जो जहां तक पानी फैलता है वहां तक ये मिट्टी को छोड़ देते तो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। वो सहायक नदी की बात करेंगे, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको हम सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं या कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। कहाँ पे बनता है? नदी के मुहाने पर। तो जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। आप कुछ करके सीखें, बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची बनाएं और बताइए भैया। जैसे शबनम, अब शबनम तो नदी का नहीं, पता नहीं होगा भी, मुझे नहीं पता। हाँ, गंगा तो नाम सुना है, और क्या मंदाकिनी भी नाम सुना है, मंदाकिनी नदी। आप लोग सोचिएगा, बताइए, हमें भी बता देना कमेंट बॉक्स में। क्या आप जानते हैं प्रवाल मतलब छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे हम पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल समझ रहे क्या? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल, ये देखो प्रवाल द्वीप, मतलब इनको कोरल लीफ बोल सकते हैं। वो एक दूसरे से निर्माण करते रहते हैं, एक मरने के बाद एक के ऊपर एक। सुनामी के बारे में, ये पंखुड़ी विद्या है, ये कक्षा 8 की बी की बच्ची है, उसने लिखा है। एक सवेरे
पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया, समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया, विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, आगे बचाने अपने प्राण, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बन हमारा भक्षक, सर्वत्र निकल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट, उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के लिए, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकीली, चमकेंगी फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। ये एक अच्छी मोटिवेशनल भी लाइन है। देखो, एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है। ये बैद्यनाथ सुरेन ने भी कुछ चीजें लिखी, ये पेंटिंग बनाई है बैद्यनाथ सुरेन ने, कि सुनामी के बारे में दिखा रहा है किस टाइप की सुनामी आ रही है ना। तो भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में, मतलब बोल सकते हैं, स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी की एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्यान देना, सुनामी क्या? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि लिखा है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, या उनके नाम बताएं। तो हम लोग बता सकते हैं क्या कितने भागों में? फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर मोस्टली ओवरऑल आप देखें तो 6 भागों में हम भारत के नक्शे को बांट सकते हैं ना। जैसे अगर आप भारत का नक्शा बनाएंगे तो थोड़ा रफली रहता है यहाँ देखो, बट आपको कुछ समझ में नहीं, ठीक है। अगर हम इसको बनाएंगे तो एक हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, भारत का उत्तरी मैदान ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए ना। जो भारतीय महामरुस्थल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे राजस्थान का तीसरा एरिया हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार, तो यहाँ पे आपके जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आ जाएंगे। फिर आपका तटीय मैदान, ये दोनों ये तटीय मैदान आ जाएंगे, ये वाले। फिर ठीक है, द्वीप समूह मतलब यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन से थे? हिमालय वाला एरिया, और उसके बाद आपका भारत का उत्तरी मैदान, फिर भारतीय महामरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार बोल देंगे, और उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताइए। तो बता दीजिए कौन कौन से। फिर से हम भारत का मैप बनाएंगे, विदाउट मैप के इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। सही से नहीं बन रहा, चलिए ठीक है, रफली रफली देख लेते हैं, समझना है आपको, है ना। चलिए मान लीजिए ये भारत का मैप है। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करेंगे यहाँ की, तो आपका जो अफगानिस्तान पाकिस्तान मिल जाएगा, मतलब ए एंड पी हो जाएगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट अगर हम उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में तो आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा, यहाँ पे ही भूटान हो जाएगा आपका। उत्तर, ये उत्तर ही माना जाएगा, यहाँ से ऊपर की साइड में देख रहा हूँ तो चीन, नेपाल, भूटान। अगर पूर्व की बात करेंगे, यहाँ पे पूर्व में आपका बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ओके। तो 7 कौन कौन से हो गए? अफगानिस्तान पाकिस्तान 2, फिर चीन नेपाल भूटान 3 2 5, बांग्लादेश म्यांमार 8 2 7। अब 2 वाटर बॉडीज होती है वो नीचे आ जाएंगे आपके, श्रीलंका और मालदीव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, कौन सी 2 प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है? तो मैंने बताया था नमस्ते करके एक वर्ड लिखते हैं, जो अरब सागर में गिरती है, मतलब बोल देंगे पर पश्चिम की ओर बहती है नदियां। तो कौन कौन सी थी? ताप्ती और नर्मदा यहाँ से 2 निकल के आ रही, बस वो अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। तो ये सुंदरबन का डेल्टा है ना। गंगा की जो खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से हम बोल सकते हैं कि एक उसी के जो मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन राज्यों की राजधानी एक है? तो वही 28 तो हमारे क्या हो गए? स्टेट हो गए। और यूटीएस कितने हैं? 7 ही है। यूटीएस देखो फिर से समझ लेना, क्योंकि उस बार मैंने ऊपर बता दिया था 8 के कहा था, 8 में आपको बताना, 8 में कुछ है ही नहीं, है ना, 7 ही है।
कौन कौन से हैं तो आप लोग बता सकते हैं आराम से, है ना। ऊपर से देखेंगे, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो जाएगा, चंडीगढ़ दिल्ली हो जाएगा, 4 हो गए। यहाँ पे आपका दमन और दीप, है ना, दीप और दमन ये सब हो जाएगा, दादर नागर हवेली ये सब मिलकर एक ही हो गया था, तो 4 1 5 हो गया। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, 7 हो गए। ठीक है, तो ये वो दमन और दीप को और वो नागर हवेली को ठीक कर दिया गया था इस वजह से, 26 जनवरी 2020 को, इस वजह से इसको 7 ही हो गए। तो 7 है। अब इसमें एक क्वेश्चन से ये पूछा गया था, किस एक यूटीएस की राजधानी सेम है दोनों की, मतलब दो राज्यों की, तो चंडीगढ़ की और पंजाब की आपकी चंडीगढ़ ही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहीं हो गया। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती, क्यों करती? तो उत्तरी मैदान में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या है, जो सहायक नदियों के द्वारा जो जलोनिक्षेपों से बने हैं, और ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं भैया? लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे छोटे समूह या जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे हम पॉलिप, ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलिप कहा जाता है, कोरल लीफ कहते हैं इसको, अगर नॉर्मल शब्दों में समझेंगे आप। नेक्स्ट टिक मार्क क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का क्या, वो क्या कहा जाता है, बता दीजिए भैया क्या कहा जाता है। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग की अगर हम बात करेंगे, मतलब जैसे अगर ये हिमालय बना 3 पार्ट में मैंने बांटा था, तो ये नीचे का पार्ट ये हो गया, ये आपका दक्षिणी भाग है, तो इसको शिवालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक। फिर ये मध्य हिमालय, ये वृद्ध हिमालय है। ओके, इसी को हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यू में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। हिमाद्री ऊपर वाले को कहते हैं, बीच वाले को हिमाचल कहते हैं। देखो जो 3 बनाए थे ना मैंने, बीच वाले के हिमालय को हिमाचल कहेंगे, और सबसे ऊपर वाले को हिमाद्री कहेंगे, नीचे वाला शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सह्याद्री वाला बताना। तो पश्चिमी घाट है ना, उसी को सह्याद्री कहते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच भी है? श्रीलंका और भारत के बीच है, और कहाँ जाएंगे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन सारे क्लियर चल रहे होंगे आपके। देखो यही क्वेश्चन का ही खेल है, इसमें यही पढ़ रहा हूँ। हो गए। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में कौन से भैया? लक्षद्वीप और लक्षद्वीप समूह तो है, हाँ, अरब सागर में। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बता दीजिए। अरावली सबसे पुरानी है। ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं एक निगाह में, सारी चीजें को कवर करते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख किलोमीटर, कितना? 32.8 वर्ग, 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हम, महान जो हिमालय ऊपर वाला था उसको हम हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री के नाम से भी जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। नर्मदा नदी क्या है? तो नर्मदा नदी है जो आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, नमस्ते करके बताया था ना, हाँ। ओके। नेक्स्ट है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली भी कर्क रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए, बता दीजिए। अब आपको एक मानचित्र बनाना और उस पे ये लाइन को दिखाना। चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग बनाइए। कोशिश रहेगी थोड़ा सा बड़ा और अच्छा सा बन जाए हर बार की तरह। चलिए मान लीजिए रफली रफली आपका भारत का नक्शा बन गया। अब हमें ये देखना है, ये लाइनों को दिखाना। पहले हम कर्क रेखा निकालेंगे। आपको पता है कि 8 राज्यों से निकलती है, तो ये कर्क रेखा हो गई आपकी। भारत का मानक एवं उत्तर, भारत का मानक मानक एवं उत्तर ये निकल आ गया, है ना। जिस राज्य में आप निवास करते तो बता दीजिए, मैं तो यूपी से हूँ, आपका आप लोग अपना बता देना। अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, तो अंडमान आपका इधर हो जाएगा, लक्षद्वीप का हाँ ये हो जाएगा। ओके। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो क्लियर, सारे पॉइंट आपके पॉइंट आउट हो गए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। हाँ, मैप ऐसे ही कवर करना है जिस समय में, ये भारत के बारे में हमारी जो मूलभूत जानकारियाँ थी हो गई। हाँ, ये खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।